चलिए बच्चों, एजुकेशन एंड लर्निंग ग्रुप के लिए सुनीता भारद्वाज मैम। जैसा कि मैं आपको मैथमेटिक्स पढ़ा रही हूँ, मैथमेटिक्स का मेरा वीडियो है। ऑडियो देखेंगे आप लोग, सुनेंगे और समझेंगे। जो चीज़ समझ में नहीं आएगी मुझे अपनी क्लास के अंदर फिर पूछेंगे। तो मैथ के अंदर मैं बता रही थी, एक अंक की सबसे छोटी संख्या होती है एक। जैसा कि कुछ बच्चे जवाब देते जीरो। जीरो कोई संख्या नहीं है, जीरो कोई संख्या नहीं होती। तो एक अंक की सबसे छोटी संख्या एक होती है और एक अंक की सबसे बड़ी संख्या 9 होती है। यदि हम दो अंक की बात करें तो एक के पीछे जीरो लग जाएगा तो वो 10 हो जाएगा। तो उसको हम एक के पीछे जीरो नहीं बोलकर 10 बोलेंगे। यदि दो अंक की सबसे छोटी संख्या 10 होगी और दो अंक की सबसे बड़ी संख्या बताइए कितनी होगी? 99। अब तीन अंक की बोलना है तो 100 हो जाएगी सबसे छोटी संख्या तीन अंक की। और 100 तीन अंक की सबसे बड़ी संख्या कितनी हो जाएगी? 999। यदि मैं चार अंक की छोटी संख्या बोलूं तो फिर एक जीरो पीछे लग जाएगा, 1000 हो जाएगी। और चार अंक की बड़ी संख्या बोलूं तो 9999 हो जाएगी। इस तरह जितने भी अंक बोलेंगे, यदि पांच अंक बोलते तो एक के पीछे चार जीरो लगा दे, 5 अंक हो जाएंगे। और इधर 9 बार 5 5 5 9, 5 बार 9 9 लिख दे तो वो 5 अंक की बड़ी संख्या हो जाएगी। अब आ जाइए बच्चों, मैं आपको बता रही थी क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। अभी मैं आप सभी को इन शब्दों से गणित के जो हमारे शब्द हैं उनसे वाकिफ करा रही हूँ। बाद में इन पर हम सवाल करेंगे। क्रय मूल्य होता है खरीदना और वी मने बेचना। विक्रय मूल्य अर्थात बेचने वाला मूल्य है। यदि बच्चों कोई चीज ज्यादा में खरीदी है और कम में हम किसी को बेच दें तो हमें क्या होगा? हानि होगी। यदि हम कम रुपीज में खरीद के लाए और ज्यादा में बेच रहे तो हमें क्या होगा? लाभ होगा। यदि मान लीजिए एक पेन में 10 रुपए का खरीद के लाई हो और आप कहते हैं कि भाई मुझे अच्छा लगा, मुझे दे दो। मैंने कहा ठीक है, मैं आपको 6 रुपए में दे देती हूँ। तो मुझे क्या होगा? 4 रुपए की क्या होगी? हानि होगी, क्योंकि मैंने 10 में खरीदा था, आपको 6 में दिया है, तो मुझे 4 रुपए की हानि होगी। मान लीजिए यही पेन में 5 रुपए का खरीद के लाई, आपने कहा मैम अच्छा हमें दे दीजिए। मैंने कहा ठीक है 7 रुपए में ले लो। लाई तो 5 में दी, आपको 7 में मैंने बेच दिया, तो मुझे 2 रुपए का क्या हो गया? लाभ हो गया। इसी तरह से लाभ प्रतिशत निकालते और हानि प्रतिशत भी निकाला जाता है। उसको निकालने के लिए सूत्र होते हैं। क्रय मूल्य निकालने का सूत्र, विक्रय मूल्य निकालने का सूत्र, लाभ का सूत्र, हानि का सूत्र, लाभ प्रतिशत का सूत्र, हानि प्रतिशत का सूत्र, सब तरह के सूत्र हमारे सामने होते हैं। जब हम सवाल करेंगे तो इन सारे सूत्रों को लेते हुए हम सवाल सीखेंगे। चलिए बच्चों आगे बताती हूँ। प्रतिशत, प्रतिशत का मतलब होता है 100 पर, अर्थात 100 में से। मान लीजिए मैंने कहा 25%, तो वो होगा 25/100। ये आप उसको काटे, 25 से कम 25, 25 चौका 100, तो 1/4 हिस्सा 25% कहलाता है। मान लीजिए मैं बोलती हूँ 75%, तो क्या होगा? 75/100। तो 25 दिया 75 और 25 चौका 100, उसका उत्तर क्या आएगा? 3/4। इसी तरह से बच्चों होता है औसत। औसत क्या होता है? औसत होता है राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। औसत होता है। जब हम औसत के सवाल करेंगे तो उस पर औसत के सवाल हम रखेंगे सामने, फिर औसत को सीख पाएंगे। इसी तरह से अनुपात होता है, समान अनुपात होता है, दो अंकों के बीच अनुपात। अनुपात 2 डॉट लगाए जाते हैं, एक ऊपर और एक नीचे। और समान अनुपात में 4 डॉट होते हैं, 2 ऊपर और 2 नीचे। यानी दो संख्या दाएं हाथ वाली बाएं हाथ से समान है, वो समान अनुपात कहलाता है। ठीक है बच्चों, चलिए अब वर्ग और घन और त्रिभुज के बारे में मैं आपको छोटा सा कुछ बताने जा रही हूँ। वर्ग, त्रिभुज, आयत, घन और घनाभ, सब शब्दों से आप समझेंगे। सबसे पहले बच्चों मैं बताऊंगी त्रिभुज। त्रि मने 3 और भुज मने भुजाएं। लेकिन 3 भुजाएं कैसी? तीनों तरफ से बंद।
तीनों तरफ से बंद होनी चाहिए। जब तक हम बंद नहीं बोलेंगे, जब तक हमारी त्रिभुज की आकृति नहीं बनेगी। तो तीन भुजाओं की आकृति, तीन भुजाओं से बनी बंद आकृति बोलेंगे तो वो त्रिभुज कहलाएगी। और वर्ग क्या होता है? वर्ग होता है चारों भुजाओं से बनी बंद आकृति। चार भुजाएं हो, चारों समान हो, चारों बंद है, तो वो कहलाएगी वर्ग कहलाएगी। और आयत क्या कहलाती है? आयत दो आमने सामने की भुजाएं, यानी दो लंबाई और दो चौड़ाई बराबर होती है, वो आयत है। और अब बताने जा रही हूँ मैं घनो घनाभ। एक बार इसमें रिपीट करूंगी। त्रिभुज मैंने बताया था तीन भुजाओं से बनी बंद आकृति हो बच्चों। तीन माचिस ले लें, माचिस की तूलियां ले लें, तिल्ली जो होती है उसको लेके आप तीनों को ऐसे रखें और ऐसे एक आकृति बना के देखें। वो तीनों तरफ से बंद होनी चाहिए, उसके तीन कोने होने चाहिए, तीनों तरफ से बंद होनी चाहिए, तीन भुजाएं हो जिसकी, तो तीन भुजाओं से बनी बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है। उसके बाद मैंने बताया आपको वर्ग। बहुत से लोग वर्ग बोलते हैं या वृत्त और वर्ग में अर्थ नहीं समझते, तो मैं दोनों का अर्थ आपको इसमें समझाऊंगी। वर्ग होता है चार भुजाओं से बनी बंद आकृति। और चार भुजाएं कैसी? चारों समान होनी चाहिए, समान आकृति के। मान ले मैंने 2-2 सेंटीमीटर की एक भुजा ली, तो चारों भुजाएं 2-2 सेंटीमीटर की होगी, तभी वो वर्ग बन पाएगा और चारों तरफ से वो बंद होगा। उसके चार कोने होंगे, जिन कोनों का हर कोण 90-90 डिग्री का होगा, यानी चारों कोणों का योग 360 डिग्री होगा। ऐसी आयत होता है। आयत क्या होता है? जैसे आपके पास कोई एक सी टेबल रखी हो जिसकी दो लंबाई बराबर हो, दो चौड़ाई बराबर हो, या हम ऐसा कहें जिनकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, वो हमारा आयत कहलाता है। उसमें भी चार कोण होते हैं। आप अपनी टेबल घर पर रखी हो तो उसको स्पर्श करके देखेंगे कि वो दो लंबाई और दो चौड़ाई उसके बराबर होंगी और चार कोने भी नजर आएंगे। चारों कोने वहां पर भी 90-90 डिग्री के होते हैं, अर्थात चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। अब जो वर्ग बना था, वर्ग से ही हमारा घन की आकृति बनती है। घन में 6 समतल आकृति होती है। जैसा आपने कभी पासा देखा होगा, कोई हम सांप सीढ़ी या लूडो कोई बच्चे जो भी खेलते होंगे तो उनको एक पासा दिखता होगा जिसकी सारी भुजाएं बराबर होती हैं। तो यानी ऊपर नीचे, दायां बायां और आमने सामने, इस तरह के उसके 6 जो पार्ट होते हैं वो घन के 6 पार्ट भी होते हैं। ऐसा कैसे घनाभ होता है? घनाभ आयत से बनी हुई आकृति होती है। जिस तरह आयत में दो लंबाई दो चौड़ाई बराबर होती है, ऐसा कैसे घनाभ के अंदर भी 6 पृष्ठीय तल तो होते हैं, लेकिन वहां पर भी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई बराबर होती है। यानी दो लंबाई बराबर होगी, दो चौड़ाई बराबर होगी, दो ऊंचाई बराबर होगी। इसी के साथ बच्चों मैं आपको बताना चाह रही हूँ आज इससे कुछ अलग। अभी मैंने त्रिभुज, वर्ग, आयत, घन और घनाभ के बारे में आपको बताया है। अब इससे कुछ अलग बताऊंगी मैं, उसको आप ध्यान से सुनेंगे। चलिए बच्चों, आप अपना पैसा बैंकों में डालते हैं या आपके घर वाले बैंकों में पैसा डालते हैं, तो बैंकों में पैसा क्यों डाला जाता है? कई बच्चों का उत्तर गलत आता है कि भाई वहां पर सेफ रहता है। चलिए, सेफ तो रहता है, उत्तर भी गलत नहीं कहूंगी मैं, उत्तर भी सही कहूंगी, लेकिन उनको ये जानकारी नहीं है कि सेफ रहने के साथ साथ वो पैसा हमारा वहां पर बढ़ भी जाता है। बढ़ कैसे जाता है? मान लीजिए हम 50,000 रुपये बैंक में डालकर आ गए, 5 साल के लिए डाल दिया, तो बैंक के पास जो पैसा होता है, बैंक उसको आगे आगे कहीं पर ब्याज पर देती है। तो वो पैसा बैंक आगे आगे खर्च करती है या उसको जैसा भी उसका उपयोग में लेती है, तो उसका हमें ब्याज देती है, तो हमारा पैसा बढ़ जाता है, तो ब्याज मिलता है उस पर हमें, तो ब्याज मिलने से वो पैसा बढ़ जाता है। तो उसी पर मैं बता रही हूँ, हमारा जो पैसा होता है उसको तो मूलधन कहा जाता है, और जो गवर्नमेंट ब्याज देती है उसको सरल ब्याज देते हैं। लेकिन जितने समय के लिए डाला जाता है, मान लीजिए मैंने 3 वर्ष के लिए डाला,
तो 3 वर्ष हमारा समय हो जाएगा। अब ब्याज की कुछ दर होती है कि भाई इतने प्रतिशत की दर से आपको ब्याज दिया जाएगा, तो ब्याज की कुछ दर होती है बच्चों। तो उस दर पे जैसे मान लीजिए 5% दर से दे रहा है, ये 4% की दर से, ये 7 की या 8 की, जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक की चलती है वो दर होती है। तो हम यदि सरल ब्याज याद करना है कि मान लीजिए आप 50,000 रुपये बैंक में डाल के आ रहे हैं, तो 5 वर्ष बाद या 3 वर्ष बाद आपको कितना पैसा मिलेगा, तो उसके लिए सूत्र लगाना पड़ेगा सरल ब्याज का। सरल ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय, दर प्रतिशत में होती है इसलिए बटा 100 किया जाता है, और हमारा सवाल का उत्तर आता है। तो आप घबराए नहीं, आपको सबको इनके साथ ही सवाल कराए जाएंगे, काफ़ी आपको मजा आएगा। बिना बोर्ड, बिना पेन पेंसिल रबड़, बिना चौक, बिना कॉपी, सबके जब हम सवाल करेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा मैथमेटिक्स में आने वाला है। थैंक यू।